हेलो फ्रेंड्स। आइए, आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये टॉपिक रहेगा संविधान का। आज से हम नई सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट है संविधान। इससे पहले हमने हिस्ट्री के बारे में बताया है और जिसमें एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई है। वहीं एक क्लास हमने मॉडर्न हिस्ट्री की भी की है। तो हम रोज़ाना ऐसी क्लास लाते रहेंगे, टाइम बनता जाएगा और हम आपके लिए ऐसी क्लास लाते रहेंगे। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम आपके लिए काम भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज का ये टॉपिक संविधान का है और संविधान होता क्या है उसे हम पढ़ेंगे। संविधान कहाँ से बना, कैसे बना, सारी बातें हम इसमें जानेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या होता है संविधान? क्या है? किसी देश को चलाने के लिए ये एक प्रकार की विधि है या एक कानूनी किताब है जो उस देश को चलाने के लिए काम आती है। तो संविधान क्या है? किसी देश को चलाने के लिए विधि या कानून की किताब है। संविधान ना होगा अगर किसी देश में, तो उस देश में अराजकता फैल सकती है। संविधान कैसा भी हो, चाहे लिखित हो या अलिखित। लिखित संविधान ऐसा होता है जो एक किताब रूपी होती है, जिसमें सारे कानूनी जो बातें हैं वो लिखी होती हैं। किस प्रकार से देश चलाना है, किस प्रकार से इस देश पर राज करना है, ऐसा समझिए। या किसी राज्य पर राज करने की जो व्यवस्था होती है, वो सारी बातें एक किताब में लिखी होती हैं, जिसे संविधान कहते हैं। जहाँ राज्य का संबंध, अगर हम बात करें जहाँ राज्य का संबंध किससे है, तो वो संबंध देश से है। तो ऐसा समझिए आप। अगर हम राज्य की बात करें तो जैसे राज्य व्यवस्था होती है, आपने नाम पढ़ा है राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था में जो व्यवस्था है, व्यवस्था क्या है? तो व्यवस्था एक प्रकार का संविधान है। व्यवस्था क्या है? तो ये संविधान है। और राज्य क्या है? तो राज्य को आप बताओगे। कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? तो ये होता है 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। राज्य चलाने के लिए, यानी किसी राज्य में राज करने के लिए वहाँ पर क्या क्या होना जरूरी है? तो पहले आप बताओ कि वहाँ पर लोग होने जरूरी, यानी जनसंख्या होना जरूरी है। क्या जरूरी है? जनसंख्या। एक क्षेत्र होना जरूरी है, जिसे हम भूभाग कह सकते हैं, यानी धरती होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए। वहीं उसे चलाने के लिए सरकार हो, और बिना सरकार के तो चल नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। सरकार हो, और सरकार भी कैसी हो? संप्रभु हो। कैसी हो? संप्रभु। तो इस प्रकार के ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है राज्य। तो ये 4 तत्व हैं, जिसमें से 2 तो भौतिक तत्व हो गए आपके, जनसंख्या और भूभाग। और 2 कैसे तत्व हैं? तो ये आध्यात्मिक तत्व हैं, संप्रभु और सरकार। क्योंकि सरकार का राज करना काम है, और संप्रभु यानी वो स्वयं मतलब डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके स्वयं, और उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव और जोर जबरदस्ती ना हो। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? यानी इस सिस्टम को पूरे को राज व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? राज व्यवस्था। तो ये थी कुछ बातें। तो चलिए देखते हैं संविधान के बारे में। और संविधान 2 प्रकार से दिखाई दे रहा है हमको। तो पहला है लिखित, और वहीं दूसरा क्या है? अलिखित। लिखित संविधान अमेरिका, भारत, अफ्रीका जैसे देशों में है, जहाँ पर एक किताब कानूनी रूप से, यानी कानूनी किताब होती है। जैसे अपने यहाँ का जो संविधान है वो हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में लिखा हुआ है, जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उसके रचनाकार हैं, यानी कि उसके संविधान के जनक कहे जाते हैं। वहीं प्रेम बिहारी नारायण राजादा उसके एक टाइपराइटर हैं, जिन्होंने वो उसे अपने हाथों से एक लेखनी प्रदान की है, उसे लिखा है। और उसके जो जनक हैं, जो संविधान की उपज है, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, जहाँ से संविधान बना है, ठीक। और संविधान सभा, ठीक है दोस्तों। अहम रोल तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है, जिन्होंने अपनी लगन मेहनत से संविधान को बनाया, और उसमें संविधान सभा का भी सबसे महत्वपूर्ण रोल है। सब ने अपने अपने कार्य किए थे। तो ये थी कुछ बातें। अलिखित संविधान की बात करें तो अलिखित संविधान इन देशों में है जो आप देख रहे हैं, जिनमें से ब्रिटेन, जहाँ पर परंपराओं के आधार पर देश चलाया जाता है। पहले किसी राजा ने या पीएम ने कोई निर्णय दे दिया, तो उसे
रिकॉर्ड रखते हैं उसका, और उसके बाद में नेक्स्ट जो काम होगा वो उन्हीं परंपराओं के आधार पर चलता रहेगा। तो ये थी कुछ बातें। और यहाँ पर जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड जैसे देशों में संविधान अलिखित है, यहाँ पर लिखित संविधान नहीं है। इसके बाद में अगर देखें नए और पुराने की बात करें तो सबसे नया संविधान किस देश का है और सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो इन्हीं इसी क्रम में सबसे पुराना संविधान की अगर बात करें तो वो है अमेरिका का, जहाँ 1789 में संविधान बनकर तैयार हो जाता है। वहीं इस समय अपना भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और बहुत लंबे समय बाद तो अपना भारत आज़ाद होता है, और उसके बाद में संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। नए संविधान की बात करें तो यानी कि सोच के देखो, ये तो अपने ही टाइम का है, और जहाँ पर क्यूबा में 2019 में संविधान बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम संविधान का और एक और वो देखें दायरा, यानी कि छोटा और बड़े के आधार पर देखें, कंपेयरिंग करें छोटे और बड़े के आधार पर, तो इस क्रम में अपने भारत का संविधान सबसे टॉप लेवल पर है, यानी सबसे बड़ा संविधान है, और लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान अपना भारत का है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। और सबसे छोटा संविधान किसका है, तो अमेरिका का है, ठीक है। और ये छोटा बड़ा किस आधार पर तय करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटा और जो बड़ा है, ये इसका जो मानक होता है, आधार होता है, तो आप बताओगे अनुच्छेदों के आधार पर। क्योंकि अपना भारत का जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद हैं, वहीं अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जो कि उस समय के मूल संविधान में है। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो लगभग 448 प्लस अनुच्छेद देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि संशोधन होते रहते हैं संविधान के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं जो संविधान का जो विकास का क्रम है, कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ, तो क्या हुआ था। दरअसल दोस्तों इसमें बात यह है, हम थे भारत, जो अपना भारत था अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेज भारत में एक व्यवस्था चलाने चाहते थे, और उस व्यवस्था को यानी कि भारत पर शासन कर रहे थे। हमको गुलाम बनाए रखने के लिए उन्होंने व्यवस्थाओं की स्थापना की, और वो कुछ ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा सिस्टम था, यानी ऐसे कुछ कानून थे जिनसे रूल करना चाहते थे। तो जैसे 1773 का एक्ट था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का एक्ट, 1784 का, और 1813 का, ठीक है, 1784 फिर 1813। तो ऐसे कुछ एक्ट थे, 1813 का, 1833 का, 1858 का, और जो अधिनियम थे कुछ, ठीक है, जैसे का 1861 का, 1892 का अधिनियम, 1909 का, 1919, 1935, और लास्ट जो अधिनियम था जिसे बोलते हैं भारत स्वतंत्र अधिनियम, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो था 1947 का। और यहाँ तक जो क्रम था 1773 से 1947 तक का जो क्रम था, अंग्रेजों ने जो रूल बनाए थे, जो रूल बनाए थे उन्होंने, तो उन्हीं का जो संविधान का जो अपना जो यानी जो संविधान है उसका जो विकास है वो इन्हीं रूलों के माध्यम से होता चला है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो संविधान का विकास स्टार्ट होता है। और भारत में स्वराज की इसके बाद में अंग्रेजों का जो काले कानून थे, उसके बाद में भारत ने आज़ादी की मांग कर दी, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई। और उसके बाद में स्वराज हिंद की मांग कर दी गई कि हमको अपना स्वराज चाहिए, हमें किसी के अंदर काम नहीं करना है, हम पर किसी का कोई दबाव नहीं चलेगा, हम अपना स्वराज खुद करेंगे, ठीक है, यानी कि भारत पर शासन खुद करेंगे, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस संबंध में अगर देखें स्वराज की मांग उठने लगी, जिसमें स्वयं का राज होगा, भारत स्वयं राज्य करेंगे, कोई अन्य देश इस पर राज्य नहीं करेगा। तो इसमें कानूनों का निर्माण भी कौन करेगा, तो भारत ही करेंगे। तो इसकी मांग उठने लगती है। उसके बाद में संविधान का निर्माण होता है, और संविधान का निर्माण कौन करता है, तो आप बताओगे संविधान सभा निर्माण करती है, संविधान सभा बनाई जाती है, निर्वाचन होता है, और कुछ जो देसी रियासतें थीं वहाँ से लोग चुनकर वैसे ही आ जाते हैं, और राजा रजा वाले लोग वहाँ से अपने प्रतिनिधियों को भेज देते हैं संविधान सभा में, ठीक है। तो वो थे कुल टोटल 93 प्रतिनिधि, ठीक है ना, और 389 लोगों की संविधान सभा बनाई जाती है। तो ये थे संविधान का जो निर्माण संविधान सभा बनाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपना संविधान बनने के क्रम में और संविधान में उस समय फिर भाग कितने हो जाते हैं, तो आप बताओ संविधान में भाग थे। संविधान के अंदर की अगर बात करें तो जिसमें संविधान में भाग देखने को मिलते हैं, अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं, अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, और कुछ सूचियाँ होती हैं जैसे समवर्ती सूची है, ठीक है, इस टाइप की। तो अगर हम भाग की बात करें तो जिसमें मूल संविधान में 22 भाग थे, वहीं मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं,
और 395 अनुच्छेद थे। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में लगभग 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, 448 प्लस इसमें 448 प्लस जो कि इसमें अनुच्छेद हो चुके हैं, आर्टिकल्स हो चुके हैं इसमें। तो ये थी कुछ बातें और यहाँ से फिर आगे चलते हैं। तो 22 भाग का मतलब ये नहीं कि यानी भाग कैसे जुड़े हैं। तो मूल संविधान में तो अभी ढांचा तो सेम वैसा ही है जो आप देख रहे हैं, 22, 8 और 395 का ढांचा यही है। मूल संविधान में भी 395 आर्टिकल यही हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं। तो इनको जो जोड़ा गया है कि अनुसूचियों को 12 कर दिया गया है और जो भाग थे कुछ भाग इस प्रकार से जोड़े गए हैं, जैसे आपने 4 का देखा होगा, ठीक है ना। तो कुछ भाग इस तरह से, जैसे भाग 4 है तो भाग 4 में 4 का कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से हैं, या ए बोलते हैं वो कर दिया। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद में नंबरिंग नहीं बढ़ाई है, 395 ही नंबर है, उसमें अनुच्छेद ABCD करके ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कुछ बातें और यहाँ से अगर देखते हैं तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये डेमो क्लास है आपके लिए और इस डेमो क्लास में हम क्या क्या जानेंगे वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो हम भाग स्टार्ट करेंगे तो हम भाग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक के जो भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से 4 तक का जो ब्यौरा दिया गया, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए। प्रथम राज्य था जो जिसके भाषा के आधार पर जो भाषा के आधार पर बना था वो था आंध्र प्रदेश। अंतिम राज्य जो कि 2014 में बनता है जिसका नाम है तेलंगाना। वहाँ तक हम सारे राज्यों को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है सेकंड भाग, और सेकंड भाग में हम देखेंगे, जो सेकंड भाग है उसमें हम देखेंगे नागरिकता, और इसमें जो अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक उनको हम जानेंगे। वहीं भाग थर्ड की बात करें तो जिसमें फंडामेंटल राइट देखेंगे, जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें पढ़ेंगे, और ये मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक। और इसी में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक मौलिक अधिकार है जहाँ से डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस बात को आपको नोट करना है और ध्यान रखना है। तो इसे भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं। इसमें हम और भी देखेंगे। तो जो आर्टिकल हैं 12 से 35 तक इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से आप देखते हैं 14 से 18 तक का जो सिस्टम है इसमें समानता का अधिकार आता है। और इसके बाद 19 से जो 22 तक का है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, और 19 में 5 कहते हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की क्या दी गई, स्वतंत्रता दी गई है इसमें 6 प्रकार की, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। और जो 25 से 28 तक की अगर हम बात करें, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है उसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है, इसे भी हम पढ़ेंगे। किसी भी धर्म को अपनी जो किसी भी धर्म को पूर्णतः स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। और 29 से जो 30 तक के अगर हम देखें, 29 से 30 तक, तो ये शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। वहीं आर्टिकल जो 32 है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। तो इसे हम पढ़ेंगे। नागरिकता तो हम जानेंगे, जो 5 से 11 तक है जो नागरिकता है उसे भी हम पढ़ेंगे। और जो है ये है भाग 4, भाग 4 में हम देखेंगे DPSP, यानी कि DPSP इसमें पढ़ेंगे। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जनता की भलाई के लिए क्या क्या उन्हें काम करने हैं, उन सभी कामों को हम इसमें देखेंगे, उन सभी बातों को इसमें पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद कितने तक है, 36 से 51 तक है, इन सभी को हम जानेंगे। वहीं 51 में क्या दिया गया तो आप बताओगे, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी है, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो ये है भाग 4। मैंने आपको बताया था जो भाग थे वो किस प्रकार से ऐड हुए हैं, तो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे आप देख रहे हैं भाग 4A, ये है भाग 4A, जो कि इसमें अनुच्छेद कितना है तो आप बताओ, अनुच्छेद 51A है। 51 में 51A, 51 तो यहाँ तक हो जाता है, आप देख रहे हैं भाग 4 में, और भाग 4 भी यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके बाद में जो 42वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से 1976 में ये भाग 4A जोड़ा गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य हैं जनता को, यानी कि भारत की जो जनता है उनके मौलिक कर्तव्य हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। स्टार्टिंग में इसमें 10 थे, एक लास्ट में जोड़ दिया जाता है, यानी माता पिता को अपने बच्चों को जो 1 से 14 वर्ष तक की जो आयु तक उनको शिक्षा प्रदान करनी है, तो ये अनिवार्य है, अनिवार्य शिक्षा उन्हें देनी चाहिए, ठीक है ना, जिसके लिए सरकार फ्री शिक्षा का अभियान चला रही है। और उन्हें सभी बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा 1 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, या 6 से 14 तक, कितने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा सरकार देगी है। और हर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है उन्हें प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाग 5 में हम देखेंगे, भाग 5 में जो कि अनुच्छेद हैं 52 से 151 तक, इन्हें हम पढ़ेंगे। इनमें से आप देखोगे तो वो हैं राष्ट्रपति, विधायिका। तो इसमें भाग 5 में क्या है, तो राष्ट्रपति, विधायिका और न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रपति दिया गया है इसमें, राष्ट्रपति 52 से 62 तक है इसके अनुच्छेद। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति 63 से 73। पीएम और पूरा मंत्रिमंडल है वो 74-75 में ख़त्म हो जाता है। वहीं अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये 76 है, और जो कि भारत सरकार का वकील होता है। और भारत सरकार के जो कार्य हैं 77-78 में दिए गए हैं, ठीक है ना। विधायिका की बात करें तो विधायिका में जो संसद है, संसद 79 से 123 तक, यानी इसमें जो पूरा सिस्टम दिया गया है संसद के बारे में है। 79 में संसद है, और वहीं 80 और 81 में राज्यसभा और लोकसभा का विवरण है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को हम पढ़ेंगे। तो न्यायपालिका में हमने ये 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और जो कैग है, कैग के बारे में पढ़ेंगे 148 से 151 तक, ठीक है। इसके अनुच्छेद दिए गए उन्हें हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है नेक्स्ट। और नेक्स्ट में क्या है, तो यहाँ हम देखेंगे भाग 6। भाग 6 में हम जानेंगे आर्टिकल 152 से 237 तक। और इसमें हम देखेंगे भाग 6 में राज्य के बारे में। और राज्य के अंदर जो सिस्टम जो केंद्र में था वही सिस्टम राज्य के अंदर है, राज्य के लेवल पर, ठीक है। तो उसे हम जानेंगे। इसमें हम देखेंगे कार्यपालिका 153 से 167 तक। और विधायिका को जानेंगे 168 से 213 तक। और न्यायपालिका को हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको हाई कोर्ट को पढ़ना है 214 से 232 तक। और जो लोअर कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, उनको हम जानेंगे तो वो हैं 233 से 237 तक। ये उनके सामने आप देख रहे हैं, ये अनुच्छेद हैं, इसे ध्यान रखना है। और विधायिका और विधान परिषद है, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कार्यपालिका में जो कौन कौन होते हैं, एक तो राज्यपाल होता है, और सीएम और अन्य मंत्रीगण वगैरह हैं, और एडवोकेट जनरल, ठीक है, एजी बोलते हैं इसे भी। और जो राज्य सरकार के जो कार्य हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो 153 से 162 ये अनुच्छेद हैं। और सीएम का जो अनुच्छेद है वो 163 से 164। वहीं एडवोकेट जनरल यानी एजी की बात करें तो ये हैं, इसके जो 165 के अंदर ऐसे ख़त्म कर देंगे। और 166 से 67 में राज्य सरकार के जो कार्य थे उन्हें हम निपटारा करेंगे, ठीक है। उनका निपटारा करने के बाद में उसके बाद जानेंगे जो यूटी हैं, 8 यूटी हैं अपने भारत के अंदर, 22 राज्य और 8 यूटी हैं, उन्हें हम सभी को पढ़ेंगे। तो ऊपर हम जो देख रहे हैं इसमें हम 22 राज्यों के बारे में देखेंगे। कितने राज्यों के बारे में, तो आप बताओ 22 के बारे में। 22 में से जो मुख्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, तो उनके बारे में देखेंगे। या जो करंट में जो सरकारें चेंज हुई हैं उन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यूटी हैं, जो कि हमारे पास कितनी हैं, भारत में कितनी यूटी हैं, तो 8 हैं। तो उनके बारे में जो ब्यौरा दिया गया वो 239 से 241 में इन्हें ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। 239 से 241 तक जो आर्टिकल हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश 239 से 241 में। इसके बाद जानेंगे पंचायतें जो कि आर्टिकल जो ग्राम पंचायत होती हैं ग्राम लेवल पर, हाँ, क्षेत्रीय पंचायतें, तो इनका जो आर्टिकल है वो है 243 से 243 ओ तक। और इसके बाद में जो 26 आर्टिकल दिए गए हैं, पी के बाद में, ओ के बाद आता है पी, और पी से 243 जेड ओ तक हम देख सकते हैं। यानी टोटल इसमें 26 आर्टिकल हैं, आपको ध्यान रखना है कितने 26 लगभग आर्टिकल हैं। और ये नगर पालिका से संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको बाद में जोड़े गए हैं। ये जो नगर पंचायतें हैं इनको संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। स्टार्टिंग में ये पंचायतें नहीं थी, ठीक है ना। तो इन्हें हम समझेंगे और जानेंगे। इसके बाद देखते हैं ये, अब बात करते हैं संविधान में जो क्रम है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अब ऐसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये थी कुछ बातें। इसके बाद देखते हैं यूरोपियों का यानी यूरोपीय व्यापारियों का भारत में जो आगमन होता है, तो सबसे पहले कौन आता है, तो आपको पता ही है, हमने कल वाली क्लास में बताया था। तो हिस्ट्री क्लास थी कल, उसमें हमने बताया था पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं। और सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, और सबसे लास्ट में ये जाते हैं डच आते हैं। डच का ब्रिटिश आते हैं और उनके बाद डेनिश आते हैं, लास्ट में फिर आते हैं फ्रांसीसी। तो जो हमारे यहाँ जो संविधान है, संविधान पर जो गहरा प्रभाव है सबसे ज़्यादा, और यानी कि पूर्ण रूप से अगर देखें तो पूर्ण रूप से वो ब्रिटिश की ही कॉपी है, ठीक है ना।
ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं तो वो ब्रिटिश के जो कानून लॉ थे उन्होंने बनाए थे। जो कानून लॉ बनाए तो वो अच्छे के लिए थे, और परंतु उन लोगों ने उसका बहुत या दुरुपयोग यानी कि भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए किया था। ठीक है, अगर उन कानूनों की अच्छाई देखें तो आज अपने भारत के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, और उस समय जो उन्होंने कानून बनाए थे तो भारतीयों को गुलाम रखने के लिए बनाए थे। आज वही कानून भारत का शासन चला रहे हैं, और भारत पर यानी भारत का पूरा सिस्टम उन्हीं से चल रहा है। ठीक है ना। तो ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो ब्रिटिशों का है। तो ब्रिटिश लोग आते हैं भारत के अंदर, और ब्रिटिश का जो एक मर्चेंट एडवेंचर करके एक व्यापारियों का समूह था जिसमें व्यापारी लोग थे, और इनका जो समूह था तो ये जाते हैं ब्रिटेन की जो महारानी थी जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं 1599 में। 1599 उसके पास जाते हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ जो महारानी थी विक्टोरिया यानी सॉरी महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, तो उसने व्यापार के लिए इनको एक चार्टर दे दिया, और वो चार्टर था 15 वर्ष का। ठीक है, तो ये किस लिए जाते हैं, व्यापार की अनुमति लेने के लिए जाते हैं। तो व्यापारी थे 15 जो व्यापारियों का समूह था। ठीक है, तो उन्होंने जिसे बोलते हैं मर्चेंट एडवेंचर। ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर नाम का जो व्यापारियों का समूह था वो क्वीन एलिजाबेथ के पास जाता है भारत से व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो डच और पुर्तगाली लोग थे वो तो व्यापार कर ही रहे थे भारत से। ठीक है, क्योंकि भारत में सबसे पहले कौन आते हैं तो आप बताओगे, सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। और पुर्तगाली कब आते हैं तो 1498 में आते हैं। इसके बाद में लगभग 107 वर्ष और इसमें ऐड कर दीजिए, तो 1505 के आसपास की जो बात है, 1505। ठीक है, तब तब आते हैं डच, और यानी कि अगर हम 1605 कब 1605 यानी 1605 में आते हैं डच। और तब तक मान लीजिए 100 से लगभग 107 वर्ष तक इन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी कि भारत से व्यापार, यानी कि जो भारत में जो संपदा थी, जो मसाले थे भारत और पूर्वी क्षेत्र में, तो उन्होंने किसी को नहीं बताया। खूब मोटा मोटा इसे उन्होंने फायदा उठाया। और जब इनको पता चला कि नहीं भारत में बहुत ज़्यादा संपदा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, यानी कि बहुत ही संपन्न देश है, तो क्यों ना वहाँ से व्यापार किया जाए। और जब ये आए थे स्टार्टिंग में व्यापार करने के उद्देश्य से जब उन्होंने भारत के अंदर भारत का सिस्टम देखा कि राजा रजवाड़े राज्य मतलब भारत की जो केंद्रीय कोई सत्ता नहीं है, जब केंद्रीय सत्ता ख़त्म हो जाती है, यानी कि भारत में उस समय जब अंग्रेज आते हैं तो उस समय पर कौन था, तो अकबर था। ठीक है, ईस्ट इंडिया जब कंपनी की स्थापना होती है तो भारत के अंदर राजा कौन था, तो अकबर था। इसके समय कालीन में केंद्रीय सत्ता थी, और औरंगजेब तक भारत तक केंद्रीय सत्ता के अधीन था। और उसके बाद में औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद में जो क्षेत्रीय जो संगठन थे यानी क्षेत्रीय राजा रजवाड़े थे, वे अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने आप प्रभाव में आ जाती हैं, और जैसे अवध, बंगाल जैसे जो राज्य थे वो उनका उदय होने लगता है। और फिर जो केंद्रीय सत्ता थी वो ख़त्म हो जाती है, केंद्रीय प्रभाव ख़त्म हो जाता है, तो राज्य बिखर जाते हैं। ठीक है, राज्यों के बिखरने के बाद में फिर ये अंग्रेज लोग देखते हैं कि यहाँ तो अब सरकार केंद्रीय सत्ता ख़त्म हो चुकी है, और अब क्यों ना इनको आपस में लड़ाया जाए। और लड़ाने के बाद में इनका जो एकीकरण है वो कैसे किया जाए, वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाए। ठीक है ना, तो अंग्रेज अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी अपनी कॉलोनी के यानी कि कह सकते हैं अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन में पूरा भारत का कंट्रोल करने लगते हैं। आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, और लास्ट में करते क्या है तो पूरे भारत पर कंट्रोल करते हैं, फिर शासन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इनके बारे में कुछ जानकारी। तो जो ब्रिटेन के जो लोग थे तो वो आते हैं भारत में 15 वर्ष का चार्टर लेके आते हैं, और 1600 में इनको चार्टर मिल जाता है। इतिहास की अगर बात करें, इतिहास की कुछ कहानी है तो ऐसे समझिए, ब्रिटिश के मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम के एक व्यापारियों को समूह महारानी एलिजाबेथ के पास गया है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम के जो समूह ने 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, और कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का सन 1600 में चार्टर दिया गया एलिजाबेथ के माध्यम से।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो चार्टर कब मिलता है, तो 15 साल का जो चार्टर मिलता है वो उसका मिलता है सन 1600 में। और 1609 के आते आते, ठीक है, जब वहाँ पता चला कि नहीं भारत में व्यापार अब स्थायी होना चाहिए, ठीक है, 15 साल का चार्टर से काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा संपदा है। तो फिर अंग्रेज़ों ने जो इनका जो एडवेंचर नाम का जो व्यापारियों समूह था, इन्होंने बताया नहीं जी, हमको अपने जो राजा को बताया कि हमको 15 साल का चार्टर नहीं चाहिए, अब हमको परमानेंट चाहिए, ठीक है। तो परमानेंट चाहिए चार्टर, हमें 15 साल का नहीं चाहिए क्योंकि भारत से बहुत ज़्यादा संपन्न देश है भारत। वहाँ से मतलब इनको लूट की ज़्यादा पड़ी थी, क्यों ना कुछ ना कुछ लूटा जाए, ठीक है। तो 1509 में अब यहाँ पर जो राजा था वो चेंज हो जाता है, रानी की जगह पर अब आता है राजा जो कि जेम्स प्रथम था, और ये चार्टर देता है। तो ये कर देता है चार्टर को अनिश्चित काल के लिए, यानी अनलिमिटेड कर देता है, ठीक है। जाओ खूब आराम से व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भारतीयों के द्वारा अंग्रेज शासन के विरुद्ध में अपने स्वराज्य की मांग उठती है। अब जो चार्टर मिल जाता है इनको 15 साल के बजाय अनिश्चित काल का, उसके बाद कंपनी यहाँ पर रूल भी करने लगती है। और स्टार्टिंग जो आई थी कंपनी वो सिर्फ व्यापार के ही उद्देश्य से आई थी। जब कंपनी को पता चला कि भारत आपस में बिखरे हुआ है, जाति भेद में बिखरा हुआ है, अलग अलग धर्म समाज के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, तो क्यों ना अब, वैसे स्टार्टिंग में ये सब लोग आपसी भाईचारा के अकॉर्डिंग रह रहे थे, अब इनको आपस में लड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। तो इस हिसाब से पूरे भारत पर कंट्रोल कर लेते हैं। बताया जाता है कि एक समय पर यानी कि औरंगजेब के बाद में, हाँ, तो भारत की जो इकोनॉमी थी, भारत की इकोनॉमी थी एक समय पर 24%, पूरे विश्व के इकोनॉमी में 24% हिस्सा भारत का था, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है। और जब 1947 के आते आते 1947 तक आते आते मात्र 4 पॉइंट कुछ रह गया, ठीक है ना, बहुत कम रह गया था। सोचो 4% की इकोनॉमी रह गई थी भारत की, पूरे विश्व में जो शेयर था मात्र 4% था। और एक समय पर पूरे विश्व का मात्र 24% अकेले भारत में था। तो सोचो बाकी सब देश कंगाल थे, भारत एक संपन्न देश था। तो उन्होंने राज करने के बाद में भारत से इतना धन लूटा, इतना धन लूटा, इतना धन का निष्कासन किया भारत को कॉलोनी बनाने के बाद में, कि भारत की दुर्दशा ऐसी हो गई कि भुखमरी फैलेगी भारत के अंदर। लोग भूख के मारे तड़पने लगे और मरने लगे, ठीक है। तो ये थी कुछ इतिहास की बातें। और इसके बाद देखते हैं जो संविधान की मांग है। हमने बताया आपको कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में इसी के चलते जब अंग्रेजों ने अत्याचार स्टार्ट कर दिया, तो इन्हीं के विरुद्ध में, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में स्वराज्य की मांग उठती है भारत के अंदर। और भारतीय अपने लिए अपने नियमों का निर्माण स्वयं करना चाहते थे। इनके इसके लिए संविधान सभा और स्वराज की मांग उठी, ठीक है ना। तो अपने लिए यानी अपने नियमों को स्वयं बनाना चाहते थे भारतीय लोग, तो जिसके लिए संविधान की मांग उठाते हैं और स्वराज की मांग उठती है, ठीक है दोस्तों। संविधान की जो मांग थी वो इस प्रकार थी, कुछ देखिए। विश्व में अगर बात करें तो विश्व में सबसे पहले संविधान की मांग कहाँ उठती है, तो वो उठती है इंग्लैंड में। तो देखिए दोस्तों, वही इंग्लैंड भारत में राज कर रहा है और वहीं पर इसमें सबसे पहले संविधान की मांग उठती है। तो ये इंग्लैंड ने बड़ा दोगलापंती की थी भारत के साथ में। अपने यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था थी और भारत के अंदर कैसी व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी पूरी तरह से लोगों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था इन्होंने, ठीक है। तो अपने यहाँ पर तो अच्छा सिस्टम चला रहे हैं और वहीं भारत में कैसा सिस्टम चला रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खराब, गुलाम बना रखते हैं भारत को। उनकी मानसिकता तो देखो इतनी नीच लेवल की है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर अच्छा सिस्टम चल रहा है, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ पर सब तरह की जागरूकता है और सब लोग अवेयर हैं अपने आप में, ठीक है। और भारत के अंदर क्या है, तो भारत को गुलाम बना रखते हैं ये लोग। वहाँ पर अच्छी अच्छी एजुकेशन है, भारत के अंदर सारा सिस्टम ख़राब कर दिया उन्होंने। तो ये बातें थी। और विश्व में सबसे पहली बार संविधान सभा जब बनती है वो कहाँ बनती है, तो अमेरिका में बनती है 1787 में, और 1789 में यहाँ पर संविधान भी बनकर तैयार हो जाता है। और कहाँ पर बनी थी, फिलाडेल्फिया में, ठीक है। संविधान की जो मांग उठती है वो उठती है सबसे पहली बार भारत में संविधान की मांग उठती है, तो सबसे पहली बार देखिए कब उठती है, 1875 में। कब उठती है, 1875 में। 1875 में भारत के अंदर संविधान की मांग उठती है। और यहाँ सबसे पहले विश्व में अगर सबसे पहले बात करें तो इंग्लैंड में संविधान की मांग उठती है, ठीक है ना, हेनरी मैन के माध्यम से। तो और ये संविधान की जो पहली बार जो मांग उठती है कब उठती है, 1895 में। और कौन उठाता है, तो बाल गंगाधर तिलक
जो कि स्वराज विधेयक के माध्यम से। ये एक अनौपचारिक मांग थी। कैसी थी आप बताओगे? ये अनौपचारिक मांग थी, केवल मौखादी कह सकते हैं, नॉन ऑफिशियल, ठीक है। सेकंड यानी दूसरी बार जो मांग उठती है तो 1922 में, और कौन उठाता है? तो महात्मा गांधी। तो ये किसके माध्यम से? तो आप बताओ कि यंग इंडिया जो इनकी मैगजीन थी उसके माध्यम से मांग उठाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 1924 में जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, वो 1924 में मांग उठाते हैं। 1934 में एम.एन. रॉय हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय बोलते हैं, इनका पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय। ये औपचारिक मांग उठाते हैं और जो कांग्रेस इनकी मांग को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाती है और अंग्रेज और भारत के बीच में जो समन्वय स्थापित करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि कांग्रेस में एक अच्छे खासे प्रकार के लोग थे, वहीं व्यापारी वर्ग के यानी कि सेठ लोग थे उसमें, तो और पढ़े लिखे भी थे काफ़ी। तो वो लोग भारत की बातें सुनते थे और वो अपनी बातें यानी भारतीयों की बातें अंग्रेज़ों के पास तक पहुंचाते थे। तो ये था अंग्रेज़ सरकार के पास में पहुंचाने का एक माध्यम था उस समय कांग्रेस में। तो कांग्रेस की औपचारिक मांग उठती है तो 1935 में। तो देखिए स्टार्टिंग कब से होती है? तो स्टार्टिंग होती है 1895 से और लास्ट 1935 तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो 1935 में कांग्रेस औपचारिक मांग उठाती है लिखित रूप से। 1938 में जवाहरलाल नेहरू औपचारिक मांग उठाते हैं। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू भी औपचारिक मांग उठाते हैं और 1940 में संविधान सभा स्वीकार कर लेती है इस मांग को। संविधान सभा बनाई जाती है तो वो स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। शर्तें क्या थी इस समय? और शर्तें रख दी जाती हैं, अंग्रेज लोग शर्तें रख देते हैं कि नहीं ऐसा करो कि हम आपकी मांग को स्वीकार करते हैं, हम आपको स्वराज दे देंगे, सरकार बनाने का सिस्टम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि आपको दूसरा जो विश्व युद्ध चल रहा है उसमें आपको भाग लेना होगा, ठीक है। हमारी अंग्रेज़ों की सहायता करनी होगी दूसरे विश्व युद्ध में। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करनी होगी और उसके बाद में हम आपको आज़ाद कर देंगे। ये मांगें रख दी उन्होंने। तो ये मांगें रख दी जाती हैं। 1945 के आते-आते 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और चुनाव में जो लेबर पार्टी की जो सरकार थी, युद्ध ये जीते जाते हैं, विश्व युद्ध होता है, उसके बाद में विश्व युद्ध समाप्ति के बाद में तो ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और लेबर पार्टी की सरकार बनती है। तो और क्लीमेंट एटली जो पीएम बनते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार थी वो हार जाती है, जिसने वादा किया था, ठीक है ना। वो हार जाती है और 1945 से पहले पीएम विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? तो 1945 से पहले पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। तो उसके बाद में ये हार जाते हैं और हारने के बाद में जो लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो वो इन्हें भारत को आज़ाद करने के लिए राज़ी हो जाती है। अगर लेबर पार्टी की सरकार नहीं बनती तो बात, अगर चर्चिल ही रहते तो ये अपनी बात से मुकर जाता और भारत को आज़ाद नहीं करता। हाँ, तो ये बातें थी इतिहास की। और फिर पीएम यानी कि कैबिनेट मिशन आता है भारत के अंदर और कैबिनेट मिशन सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? तो आप बताओ, दिल्ली में 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 व्यक्ति थे, जिसे पास के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। जिसमें पैथिक लॉरेंस थे, ये भारत के मंत्री थे, यानी भारत मंत्री के नाम से थे, भारत मंत्री। और एवी अलेक्जेंडर थे जो नेवी मंत्री थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ये व्यापार मंत्री थे। और ये पैथिक लॉरेंस थे, ये अध्यक्ष थे। तो इन्होंने ये भारतीयों की मांग के लिए आते हैं, भारतीयों की समस्याओं को समाधान करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो आप क्लास होगी वो अब इसके बाद होगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में। आपको ये डेमो वीडियो कैसे लगा आपको हमें कमेंट करके बताना है। और जो हमने आपको ये एक फॉर्मेट तैयार करके बताई है, हम इस फॉर्मेट को कल से रेगुलर चलाएँगे और एक अच्छे वे में चलाएँगे, ठीक है ना। हर आर्टिकल के हर आर्टिकल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी आर्टिकल होंगे हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे। जो जितने बार हमने भाग बताए हैं आपको, जो भाग फर्स्ट है जिसमें राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ, राज्य कैसे बने थे उसके बारे में समझेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो सबसे पहले जो राज्य बना था, जिसे हमने आपको बताया था, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो कहानी क्या थी वो भी हम बताएंगे, जिसमें किसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि पोट्टा भी, क्या नाम है उनका, पोट्टी श्री रामुलु, जो पोट्टी श्री रामुलु थे, इनकी आंदोलन में मृत्यु हो जाती है। और ये केरल के रहने वाले थे और ये आंदोलन कर रहे थे। 56 दिन बाद इनकी भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में फिर
बहुत ज़्यादा दंगा फसाद होने लगते हैं भारत के अंदर, तब फिर मांग स्वीकार कर ली जाती है कि नहीं, वह भारत में जो आंध्र प्रदेश है उसे भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना देना चाहिए, अन्यथा बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा भारत का। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो और आती रहे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर हो सकता है वीडियो ना भी आ पाएँ। ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो तो आती रहेगी, आप टेंशन ना लें। तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त लाता रहूँगा ऐसी वीडियो। जय हिंद।